अब यहाँ मैं स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके लिए जो प्रिलिमिनरी नॉलेज है ये स्लोप और डिफ्लेक्शन का, ये ऑलरेडी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक में मैं बता चुका हूँ, वहाँ पर टेबल भी दिया है। फिर से उसमें से जो काम की चीज़ है वो मैं यहाँ पे एक बताने जा रहा हूँ। और डिटेल जो है ये तो अवेलेबल नोट्स में सारा टेबल भी है, और डिफरेंट कंडीशंस में कैसी मोमेंट डेवलप होती है और थीटा कितना डेवलप होता है वो सारा दिया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये भी अगर अपने को पता है तो वी विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। उतने मैं एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ये यदि ऐसी कोई बीम है और यहाँ पर एक रोलर है, ये हिंज है, ओके। अब यहाँ पर यदि मैं मोमेंट लगाता हूँ ऐसी, तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो है कुछ इस तरह बनेगा, बराबर है। अब यहाँ पर एक टेंजेंट, दूसरा ये टेंजेंट, यहाँ पर जो भी अपन ने अगर फोर्स एट मोमेंट एट बी पॉइंट लिया है तो बी पॉइंट और ए पॉइंट, तो ये जो थीटा बी बनता है, थीटा बी इज इक्वल टू यम मीन्स ये मोमेंट यल बाय 6EI, ये थीटा, ओके। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और यहां पर जो थीटा बनेगा इस टेंजेंट का जो स्लोप है, ये थीटा ए इज इक्वल टू ML बाय 3EI, ये इक्वेशंस, ओके। अब ये कंडीशन अपने को वैसे यूज करना नहीं है, काम की नहीं है। यदि अगर लगता है तो ये अवेलेबल है और सारी चीज़ें मैंने एक टेबल फॉर्म में दिया है, इसके पहले भी दिया है, वहाँ पे सब एक टेबल भी बना के बोर्ड पर दिया था, ओके। इस बार मैं वो टेबल यहाँ पर नहीं देने वाला, जो काम का है उतना ही मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि बार बार वो टेबल बताने में कोई मतलब नहीं है। वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर में, उसके बाद में नोट्स में भी अवेलेबल है दोनों जगह पर, ओके। इस तरह की बीम है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, फिक्स सपोर्ट दे दिया है, यहाँ पर फिक्स है, और यहाँ पर कोई हिंज या रोलर दे देते, ओके। अब यहाँ पर यदि मैं मोमेंट लगा दूँ यम, तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो है ये इस तरह बनेगा, ओके। अब यहाँ पर जो टेंजेंट रहेगा और ये बी पॉइंट अगर है तो थीटा बी, ओके। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रहेंगी। प्रीवियस केस में थीटा की वैल्यू थी लेकिन मोमेंट 0 था, अपने को मोमेंट पे फोकस करना है। अब यहाँ पर आप देखिए यम लगा दिया मैंने यहाँ पर फोर्स। अगर मैं मोमेंट यहाँ पे लगाता हूँ नियर एंड पर, यहाँ पर ये नियर एंड, इससे ये फार एंड, तो फार एंड पर जो मोमेंट डेवलप होती है ये होती है m/2। इतना नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहाँ पर यदि मोमेंट लगा दिए अपन ने तो ये नियर एंड होगा, जहाँ पर अपन कोई फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं नियर एंड, और दूसरा जो एंड है ये फार एंड, इधर भी रह सकता है इधर भी रह सकता है, दोनों भी तरफ भी रह सकता है, ओके। ऐसा भी रह सकता है इधर भी, तो ये दोनों भी फार एंड रहेंगे। तो फार एंड पे मोमेंट जो डेवलप होती है वो m/2। अब यहाँ पर थीटा बी की वैल्यू जो है ये रहेगी ML बाय 4EI, ओके। ये थीटा की वैल्यू है। अब यहां पर मोमेंट लगाने के बाद अपने को क्या देखना है, स्टिफनेस मेथड में थीटा मीन स्लोप यूनिट 1। अगर ये वैल्यू थीटा बी की वैल्यू 1 कर देता हूं तो मैं मोमेंट कितनी बनेगी, मोमेंट इज इक्वल टू अब 4EI बाय L, है ना। ये 4EI इधर आएगा और ये L इधर आएगा, 4EI बाय L। अब इसी बेस पर यहां पर मोमेंट कितनी बनेगी, ये हाफ है तो ये इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2EI डिवाइडेड बाय L, ओके। यहां पर यदि मोमेंट लगाते हैं तो यहां पर मोमेंट डेवलप होती है हाफ, ओके। और ये मोमेंट होती है 4EI बाय L। ये 4EI बाय L क्यों हुई, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू यूनिट लेना है अपने को 1, बराबर है। तो इतना अपने को सिर्फ बेसिक नॉलेज अगर पता रहता है तो कोई भी प्रॉब्लम अपन छुड़ा सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट वाला मैट्रिक्स अपने को नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैंने
एक जो मैट्रिक्स बना के दिया है 6x6 का मैट्रिक्स, ये कैसे जनरेट होता है ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में वो काम में नहीं आता है, सिर्फ आइडियाज क्लियर होने के लिए मैंने वो नोट्स में कोट किया है। ओके, अब मैं 1 बाय 1 स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में अपने को जो इसेंशियल चीज़ें हैं पता रहना आवश्यक है वो मैं बताने जा रहा हूँ। स्टेप्स फॉर डेवलपिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स, यही एक मेन प्रोसीजर है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स डेवलप करना, उसके बाद तो कुछ इक्वेशन ही सॉल्व करना है, स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स, ओके, तो उसके लिए जो स्टेप्स है, सबसे पहले है फाइंड डीके। डीके यानी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। ओके, वो कैसे निकालना वो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे और उसको रिपीट करूँगा। डीके निकालना सबसे पहली चीज, क्योंकि डीके से डिफाइन होगा अपना मैट्रिक्स का साइज, 2 बाय 2 है या 3 बाय 3 है, 6 बाय 6 है, ऐसा। ओके, देन असाइन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स को असाइन करना, ये कैसे क्या ये मैं बताऊंगा। इम्पोज रिस्ट्रेन, जो भी कोऑर्डिनेट अपन ने डिसाइड किए हैं अभी, यानी सपोर्ट्स पर, सपोर्ट जो फिक्स किए अपन ने कि यहाँ अपने को काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी मिल रही है, तो वहाँ पर अपने को वैल्यूज निकालना है, उस सपोर्ट को फिक्स कर देना है, जस्ट लाइक फिक्स बीम। ओके, फिक्स करना है तो फिक्सिटी प्रोवाइड करना है, और बाद में अलाउ यूनिट डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसको अलाउ करना है यहाँ पर। एंड फाइंड फोर्सेस डेवलप एट ईच कोऑर्डिनेट, यानी ये कैसे, ये मैं यहाँ अगर एग्जाम्पल में बताऊंगा, इसको कोरिलेट करूंगा तो आसानी से समझ में आएगा। तो ये एक कॉलम, तो कॉलम बाय कॉलम अपने को मैट्रिक्स डेवलप करना है। तो एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम डेवलप करना है सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए। ओके, 3 है तो 3, ऐसे 1 2 3 4 5 6 जो कॉलम डेवलप होंगे, जितने कॉलम डेवलप होंगे उतनी रोज डेवलप होंगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिकल रहता है, n बाय n मैट्रिक्स। तो लाइक वाइज डेवलप ऑल कॉलम्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स n बाय n, यानी डीके की वैल्यू जो है ये n रहेंगी। ओके, सो डीके इंटू डीके, तो वो जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का रहता है, n बाय n लिखते हैं। अपने केस में अभी ये मैट्रिक्स जो है ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो उस मैट्रिक्स का यूज अपन करने हैं स्टिफनेस मेथड में और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में, है ना। तो इसलिए ये जो सिंबल है डीके बाय डीके, ये अपन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का फॉर्म जो लिखा जाता है n बाय n, लेकिन n इज इक्वल टू डीके। ओके, नाउ अब इसका मैट्रिक्स कैसे जनरेट करेंगे, स्टिफनेस मैट्रिक्स। डेवलप स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर द गिवन बीम, ये एक बीम दी गई है, इसमें मैंने लोडिंग नहीं बताया है, लोडिंग का यूज जो है फ्रिक्शन मोमेंट निकालने के लिए ही है ना। तो यहाँ पर लोडिंग की आवश्यकता नहीं है स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ अभी ये बीम बता रहा हूँ। इसका स्पैन आवश्यक है, क्योंकि अपन ने अभी इक्वेशन दिखाया है ml बाय 6 ये है, यल आ गया वहाँ पे, है ना। वैसे ही इसका जो इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन मैंने बताया अभी, ml बाय 4ei, तो ml तो लेंथ लगेंगी, है ना, इसलिए ये लेंथ आवश्यक है। अब यहाँ पर डीके कैसे जनरेट करेंगे, डीके इज इक्वल टू, वैसे देखा जाए तो डीके सिंपल है, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, वो ऑब्जर्वेशन से ही निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन डीके यानी क्या है, बेसिक थीटा और डेल्टा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वो कितने हैं, कितने पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता सकता हूँ, देखो डिफ्लेक्शन ए बी सी में 0 है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट है तो वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने का कोई चांस ही नहीं है। अब डिफ्लेक्शन तो 0 हो गए सब, अब बचा है स्लोप, सपोर्ट्स पर, यहाँ पर स्लोप फिक्सिटी की वजह से 0 हो गया, वो भी गया, 0 ही है। यहाँ पे स्लोप होगा यानी 1, दूसरा यहाँ पे एक स्लोप होगा, 2 स्लोप होंगे, और थीटा और डेल्टा ही लेना है, बराबर है। तो ये 2 अगर स्लोप है तो डीके की वैल्यू बन गई 2। ओके, लेकिन ये अपन ने एक फार्मूला भी देखा है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी, डीके इज इक्वल टू 3j माइनस आर प्लस यम, ये फार्मूला अपन ने इनडिटर्मिनेसी टॉपिक में देखा है। इसका भी यूज करके वो 2 आंसर आता है या नहीं वो देखना है। तो जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 इंटू 3 हो गए, माइनस
अभी ये ब्रैकेट। रिएक्शंस कितनी है? रोलर सपोर्ट एक रिएक्शन, रोलर सपोर्ट दूसरी रिएक्शन, दो रिएक्शन हो गई, और फिक्स है तो तीन, रोलर पे एक, हिंज पे दो, फिक्स पे तीन, तो एक, दो और यहां पे तीन, तो टोटल हो गई 5 हो गए। प्लस M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कितने? एक मेंबर, दो, ये हो गए 7, ये हो गए 9, 9 माइनस 7 इट बिकम्स 2, सो डी के की वैल्यू 2। ओके, तो फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं तो टाइम बचेगा। अपने को क्या करना है? सिर्फ थीटा कितने हैं, यानी स्लोप कितने हैं, और डिफ्लेक्शन कितने बन सकते हैं। तो यहां पर सपोर्ट होने की वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन तो 0 हो गया, डीके की वैल्यू कोई नहीं। अब थीटा कितने हो सकते हैं? 0 हटाना है, यहां पे थीटा 0 है, गायब। अब यहां पे थीटा होगा, यहां पे भी थीटा होगा 2, सो डी के इज इक्वल टू, आई कैन राइट 2। अभी लिखा है अपन ने कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट अभी ये तो फाइनल हो गए, कहाँ कहाँ स्लोप है, जहां स्लोप है उसको निकालना है अपने को। फाइनल एम जो है अपना, ये थीटा ए थीटा बी ये निकालना है, कितना स्लोप ए पर रहेगा, कितना बी पे रहेगा। और अगर थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो फिर अपन मोमेंट्स निकाल सकते हैं, कहीं पे भी, यहाँ की मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ तो 0 रहेगी, लेकिन बाकी जगह की मोमेंट निकाल लेंगे। ओके, तो पहला कोऑर्डिनेट असाइन करना, ये कैसे? अब यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ 1 ये कोऑर्डिनेट, और ये सेकंड जो कोऑर्डिनेट है इसको 2, क्योंकि थीटा ए थीटा भी लेना है, लेकिन अपने को ये K11, K21, K12 बाद में K22 है ना, तो ये कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2। अब ये समझ में आ जाएगा। इम्पोज रिस्ट्रेन यानी फिक्सिटी, यानी क्या करना है? जो कोऑर्डिनेट्स अपन ने लिए हैं अभी, वो सपोर्ट फिक्स नहीं है फिलहाल, ये तो रोलर सपोर्ट दिए है ना। ये फिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे अपने को मोमेंट निकालना होता है, और मोमेंट वहीं पे डेवलप होती है जहां पे सपोर्ट फिक्स हो, बराबर है। इसलिए अपन क्या करते हैं, अभी फिक्सिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसको बाद में देखते हैं। ओके, अभी ये यहां पे फिक्सिटी, यहां पे फिक्सिटी, ये सपोर्ट अपन ने फिक्स कर लिया, ये फिक्सिटी आ गई है ना। तो फिक्सिटी से क्या होता है? मोमेंट डेवलप होगी, और स्लोप 0 बना सकते हैं अपन, मोमेंट डेवलप होगी है ना। इसलिए अपन ये फिक्सिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इम्पोज रिस्ट्रेंस यानी फिक्सिटी, तो फिक्सिटी बता दिए मैंने 1 और 2 पर। ये है अपना 1, ये है कोऑर्डिनेट नंबर 2। ओके, ये कोऑर्डिनेट 3 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं, अपने को अननोन जो है सिर्फ यहां पर है थीटा। अभी अपने को तो पता है वैसे डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनता है। ये देखो आप, ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट लगाता हूँ तो ये डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे बनेगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, लेकिन ये जो थीटा है यहाँ का जो टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट ऐसे, तो ये थीटा भी और ये थीटा भी सेम रहेगा, क्योंकि टेंजेंट एक ही रहेगा, बराबर है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये थीटा भी, ये भी थीटा भी रहेगा। ओके, तो इस तरह डिफ्लेक्ट शेप बनेगा। तो अपने को ये थीटा ए और थीटा बी रहेंगे। यहाँ पे स्लोप 0 है, तो ये दो ही अननोन्स है जिसकी वैल्यू अपने को निकालना है। अभी कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने, उसके बाद में रिस्ट्रेंस फिक्स कर दिए मैंने यहाँ पर 1 2। अब स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे जनरेट होगा, ये है इंपॉर्टेंट। स्टिफनेस मैट्रिक्स, यस, मैट्रिक्स की साइन K11, K12, K21, K22, ये है क्या? इसमें का पहला जो सफिक है, पहला यानी यहां पर ये 1 यानी ये फोर्स बोले तो रिएक्शन मोमेंट दोनों भी, अगर वर्ड यूज करते हैं फोर्स, इट मीन्स इट मे बी रिएक्शन, इट मे बी मोमेंट, ये फोर्स है। दूसरा जो है ये सेकंड, यानी ये होता है डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट। अब ये K11 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टिफनेस, K मीन स्टिफनेस, 1 इज द फोर्स डेवलप एट 1,
है ना, ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1, यूनिट डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है अपन ने 1, यहां पर 2 यानी फोर्स डेवलप एट 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। तो पहला जो है ये फोर्स और दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट, इट में भी थीटा, डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा और डेल्टा, फोर्स यानी रिएक्शन मोमेंट। ओके, तो ऐसा अब यहां पर ये समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल लेंगे तो उसी वक्त तो अच्छा पक्का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि फोर्स पहले, अभी ध्यान में रखने के लिए अपन एक चीज कर सकते हैं कि नॉर्मली जो भी चीज डेवलप होती है, स्लोप, डिफ्लेक्शन, मोमेंट्स वगैरह, ये फोर्स की वजह से होती है। तो पहला फोर्स का नंबर हो गया, इस तरह भी ध्यान में रख सकते हैं अपन कि पहला जो सफिक्स रहेगा ये फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, कौन से पॉइंट पे, 1 पे, कौन से पॉइंट पे, 2 पे, कौन से पॉइंट पे, 1 पे, कौन से पॉइंट पे, 2 पे, ये फोर्स, बराबर है। और सेकंड जो है ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, अब पहला जो कॉलम है, कॉलम वाइज डेवलप करना है अपने को, रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज। ओके, तो पहले कॉलम में ये 1 1 है। ओके, ये इसको हटा देता हूं, ये 1 और ये 1, तो 1 यानी ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट नंबर 1। कोऑर्डिनेट नंबर 1 पे जो भी अपना स्ट्रक्चर दिया है उसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है। तो यहां पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट यानी यूनिट स्लोप। सो यहां पर मैं अभी इसका एक डिफ्लेक्टेड शेप बना रहा हूं, ये इस तरह। अब यहां तो फिक्सिटी दी है अपन ने, फिक्सिटी है तो ऐसे, बराबर है, यहां पे कुछ कर नहीं रहे अपन। अब यहां पे क्या किया मैंने, मोमेंट लगा दिए, ऐसे मोमेंट लग गई। ओके, अब यहां पर जो भी है ये स्लोप डेवलप होगा, तो ये थीटा ए है अपना कोऑर्डिनेट नंबर 1 पर, है ना। अब यहां पर कोऑर्डिनेट नंबर 1 पर मोमेंट लगाई मैंने, ये यम, और इस वजह से यहां पर भी मोमेंट डेवलप होगी एंड दैट इज m/2, बराबर है। अगर नियर एंड पे कोई मोमेंट लगाते हैं तो फार एंड पर हाफ मोमेंट डेवलप होती है। ये हाफ मोमेंट कब डेवलप होंगे, अगर फार एंड फिक्स है, तो यहां पे फिक्स है, फिक्स अपन ने कंसीडर किया है ना, यही उसका पर्पज है। अगर यहां पे फिक्सिटी नहीं होती, फिक्स सपोर्ट नहीं है, तो वहां मोमेंट कैसे जनरेट होगी, मोमेंट जो जनरेट ही नहीं होगी। इसलिए ये अपन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये फिक्स हो गया, तो यहां पे मोमेंट डेवलप होगी। तो ये अगर मोमेंट अपने को पता है तो ये हाफ करना है। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे डेवलप होगा, ये कोऑर्डिनेट K11, K11 यानी यहां पर मैं अभी, यहाँ पे आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे K लिया है, यहाँ पे S लिया है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी ये K बना देता हूँ, S बना देता हूँ, है ना। यानी स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए अपन S यूज करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए F करेंगे, और स्टिफनेस के लिए वैसे जो सफिक्स यूज किया जाता है वो K होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे K लिखा था। अगर वहाँ पे K भी रखते हैं तो भी यहाँ पे K1 K2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे S1 वगैरह लिखा है और यहाँ पे भी S है, तो मैच हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे S1 S2 किया है। नाउ अब इसका मीनिंग क्या है, फार्मूला स्टिफनेस का अपना एक जनरल फार्मूला जो है, m इज इक्वल टू 4EI/L, ये बेसिक फार्मूला, मोमेंट कितनी जनरेट होती है। ये मोमेंट का फार्मूला कब है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू है 1 यूनिट, तो यहां की मोमेंट कितनी डेवलप होगी, 4EI/L। सो ये रहेगी। अब मोमेंट कहां लगाई, 1 पर, और डिस्प्लेसमेंट कहां पर देख रहे हैं अपन, 1 पर, बराबर है, दोनों 1 1 है, इसलिए यहां पर आएगा 4EI/L। अब L की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है 3, तो मैं इसको यहां पे 3 लिख देता हूं, 4EI/3। ओके, अब क्या करना है, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से
यूनिक डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से सेकंड कोऑर्डिनेट पे कितनी मोमेंट जनरेट हो रही, कितना फोर्स डेवलप हो रहा है। वर्ड यूज किया जाता है फोर्स, फोर्स यानी मोमेंट अपने लिए यहाँ पर, ओके, क्योंकि वो रिएक्शन भी रह सकती है, कितनी रिएक्शन डेवलप होगी, बराबर है। अपने को रिएक्शन लेना नहीं है क्योंकि थीटा ही नहीं कर रहे। थीटा का संबंध आता है मोमेंट से, मोमेंट की वजह से रोटेशन, और डिफ्लेक्शन का संबंध आता है फोर्स से, फोर्स से ऊपर नीचे चीज जाएंगी, हॉरिजॉन्टल भी जाएंगी, ओके, वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिफ्लेक्शन रहेगा, ओके। नाउ ये यूनिट अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ऐसा रोटेट होता है, यहां पर मोमेंट कितनी डेवलप होगी, वहां पर मोमेंट डेवलप होगी हाफ, तो ये डेवलप होगी हाफ 4EI बाय एल। अब 4EI बाय एल डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 2EI बाय एल। एल यानी ये 3, यहां पे भी एल यानी 3, ओके। ये सेकंड एलिमेंट हो गया अपने स्टिफनेस मैट्रिक्स का। अभी डेवलप करते हैं ये सेकंड कॉलम में, यहाँ पे समझ में आया होगा। अब सेकंड कॉलम के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। अब सेकंड कॉलम जो है ये थोड़ा सा केयरफुली समझना होगा। अभी यहाँ पर अपन ने क्या किया है, ये और मोमेंट जो अप्लाई करते हैं ये क्लॉकवाइज ही अप्लाई कर देने की, ओके। और डिस्प्लेसमेंट अगर उल्टा रहता है, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाए और स्लोप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए, तो उसको निगेटिव लेना है। ये मैंने यहाँ पे नोट पे लिखा है और बाद में बताऊंगा उसको, ओके। अब सेम बीम को मैं यहाँ पर, ये फिक्स सपोर्ट है, ये डॉटेड लाइन में बता रहा हूँ इसलिए कि ये अपन ने एज्यूम किया है, एक्चुअल नहीं है, ओके। और ये सॉलिड लाइन है क्योंकि वो तो दिया हुआ है। अब यहाँ पर मोमेंट लगाने के बाद, जैसे ये तो उसका काम हो गया, ये मोमेंट में होगी। अभी सेकंड पॉइंट पे मोमेंट लगाएंगे, बराबर है, ये वाली, तो मैं यहाँ पे ये इसी मोमेंट लगाऊंगा। इस तरह अगर मैं सेकंड पॉइंट पे मोमेंट लगा देता हूं तो ये बीम का डिफ्लेक्टेड शेप जो है इस तरह रहेगा, इस तरह, ओके। अब देखो ना, ऐसे करने के बाद ये ऊपर चले जाएगा, ओके। अब यही मोमेंट ऐसे आएंगे और इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे जाएगा, ओके। अब यहां पर ये फिक्स होने की वजह से ये डिफ्लेक्टेड शेप यहां से ऐसे बनेगा एक्चुअली, ओके। अब यहां पर मोमेंट कितनी डेवलप होगी, इसको प्रेस करके रखना है मुझे, है ना, इसको जीरो करके रखना है, ये उसको उठाना नहीं, उठने नहीं देना है, तो मुझे ऐसे देना पड़ेगा मोमेंट। और ये मोमेंट होगी अपनी m/2, क्योंकि ये नियर एंड है। यहां पर मोमेंट लगाई एक्चुअली सेकंड पॉइंट पे, पहले यहां पर लगाई थी, अब सेकंड कोऑर्डिनेट पे, ये पहला हो गया दूसरे कोऑर्डिनेट पे, तो यहां पर मोमेंट लगाने की वजह से यहां पर जो डेवलप होगी फार एंड पर, ये हाफ रहेगी। और थीटा की वैल्यू यानी स्लोप, यहां पर ये टेंजेंट बनेगा ऐसे। अब ये थीटा रहेगा, ये थीटा रहेगा, और यहां के थीटा की वैल्यू रहेगी 1। अगर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो अपना इक्वेशन तो यही रहेगा। उसको यूज कैसे करना है ये देखते हैं अपन। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर दो मेंबर्स मीट हो रहे हैं, तो मैं उसको सेपरेट करता हूं यहां पर समझने के लिए। ये एक मेंबर है जिसपे ये डिफ्लेक्टेड शेप, और यहां पर मैंने लगा दी मोमेंट, ओके। और ये डिफ्लेक्टेड शेप का जो भी एंगल रहेगा ये थीटा बी, एंड दैट इज इक्वल टू 1, ओके। और इसी पॉइंट पर इस तरफ ये ऐसे स्लोप रहेगा, डिफ्लेक्टेड शेप रहेगा, और यहाँ पर मोमेंट फिर से यही क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज दूंगा। और यहाँ पर है फिक्सिटी, ये भी है फिक्सिटी, ये तो फिक्सिटी है ही अपनी, ओके। ये इस तरह बनेगा। अभी मोमेंट की वैल्यूज मैंने यहाँ पे मोमेंट लगाने की वजह से इस पार्ट में क्या रहेगा, 4EI बाय एल, एल यानी 3, ये इधर है 3, इधर है 4, ओके। ये मोमेंट की वैल्यू अगर थीटा बी को 1 करना है तो ये रहेगी। इस जगह पर थीटा बी को अगर फिर से, ये है थीटा बी अपना, यहाँ पर ये
एक ही लाइन है तो ये थीटा भी सही क्या रहेगा, और दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 रहता है, लेकिन अपने पार्ट दूसरा लिया है। अब सेकंड पार्ट अगर है तो यही इक्वेशन मुझे क्या लिखना होगा, 4EI बाय यल बोले तो यहां पर 4, ये यल की वैल्यू 4 रहेगी क्योंकि यहां पर 3 है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। ओके, अब यहां पर यदि मोमेंट लगाऊंगा तो यहां पर मोमेंट कितनी डेवलप हो रही, ये ऐसी। ओके, एंड दैट इज m/2, m/2 यानी यही, इसका हाफ यानी 2EI बाय 3, इसको हाफ करना है, 2 से डिवाइड करना है तो 4 का हाफ हो जाएगा 2, तो 2, तो यहां पर मोमेंट डेवलप होगी, यहां पे भी मोमेंट डेवलप होगी, इसके हाफ ये m/2 यहां पर, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, ये नियर एंड पे मैंने मोमेंट लगा दी m, तो m/2 इधर डेवलप होगी। लेकिन अपन ने कोऑर्डिनेट लिए 1 और 2, तीसरा जो है उसका काम ही नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है, वो अपने कोई इक्वेशन में आने वाला नहीं है, उसका काम ही नहीं है, इसलिए इसको कुछ अपन आगे लेके नहीं जाने वाले। अब ये S12 और S22 ये कैसे करना है, S12 इसका मीनिंग 1 यानी तो फोर्स एट 1 पर, और ये है डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, 2 पर। 1 यानी ये पहला पॉइंट, ये पॉइंट 1, ये लाइन ये 2, बराबर है। तो 1 पर मोमेंट कितनी डेवलप हो गई, यानी ये स्टिफनेस कितनी है, 2EI बाय 3। ओके, हाँ ये 1 पर। अब 2 पर S2 यानी फोर्स डेवलप एट 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन आल्सो एट 2, यूनिट रोटेशन एट 2 है ना, ये फोर्स डेवलप एट 2 सेकंड कोऑर्डिनेट, और ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा जो है स्लोप ये 2 पॉइंट्स पर, पॉइंट नंबर 2 पर। ओके, और या तो बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट 2, इट इज इक्वल टू, अब यहां पे 2 में 2 चीजें हैं, 1 2, अब यहां का क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ना होगा। अब ये दोनों जोड़ता हूं मैं, 4EI बाय ये 3 प्लस 4EI बाय 4, ये दोनों को अगर सॉल्व करते हैं एलसीएम निकाल के, तो वी विल गेट आंसर 7EI बाय 3, ये हुए S22 की वैल्यू। तो अपने पास में अभी ये एक, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों एलिमेंट्स आ गए। अब मैट्रिक्स फॉर्म में अपन लिखेंगे यहां पर, पहला 1 1 4EI बाय 3, सेकंड जो है यहां पर ये है 2EI बाय 3, ये है 2EI बाय 3, 7EI बाय 3, ये हो गया अपना स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरेट हो गया। इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो एक चीज है, ये जो वैल्यू है, ये दोनों, ये डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, यानी ये डायगोनल के आजू बाजू वैल्यू जो है ये सेम रहेगी। अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव रहेगी, ये दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगी। ये अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि कुछ तो भी अपना गलत हुआ है, ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। ये डायगोनल है, डायगोनल के ये डायगोनल मैट्रिक्स ही बनता है, तो ये दोनों साइड की वैल्यूज जो है ये सेम रहना चाहिए, इतना ही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर नोट, अभी इसी नोट को मैं यहाँ पे भी बताने वाला लिखा है, इफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स डायरेक्शन आर सेम मैट्रिक्स एलिमेंट इज पॉजिटिव। यानी इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैंने ये यहाँ पर इस तरह मोमेंट लगा दी, बराबर है, ये मोमेंट लगाने से इसी डायरेक्शन में स्लोप बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, यहाँ पे भी ये क्लॉकवाइज हो गया। वैसे ही ये
इधर मोमेंट लगाई और ये भी इधर ही गया। ऐसा हो सकता है कि अपन ने मोमेंट ऐसे लगाई और स्लोप ऐसे जनरेट हुआ दूसरे पॉइंट पर। नॉर्मली उसी पॉइंट पे तो नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे पॉइंट पे ये उल्टा हो गया, तो उस वक्त क्या करना है, अपने को ये साइन निगेटिव लेना है। अगर कोई रिएक्शन ऐसे लगाई और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में चले गए तो निगेटिव, ऐसे फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ तो पॉजिटिव लेना है। उतना ही मीनिंग है इस नोट का। देन अदरवाइज इफ नॉट, अगर दोनों की डायरेक्शन एक नहीं है, इफ नॉट देन वी हैव टू कंसीडर दैट एलिमेंट एज ए निगेटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स जनरेट होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या बनती है? ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी देखो आप जितने नंबर ऑफ कॉलम उतने ही नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम 1 2, नंबर ऑफ रोज 1 2, दोनों इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज होता है n बाई n एंड n इज इक्वल टू dk, वो मैंने वहां पे बताया। मैट्रिक्स सिमेट्रिकल, मैट्रिक्स जो होता है सिमेट्रिकल होता है, ये अभी मैंने बताया कि डायगोनल से ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है ये सेम रहेंगे ऐसे इस तरफ। ओके, तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल, यानी K12 इज इक्वल टू K21। अगर ये वैल्यू बराबर निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वही वैल्यू अपन लिख सकते हैं। ये अगर निकाल लिए तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये इसको सिर्फ कैलकुलेट करना होगा। फॉर अनस्टेबल स्ट्रक्चर डीके इज 0 मीन्स नो मैट्रिक्स। अगर अनस्टेबल स्ट्रक्चर है यानी सारे यहाँ पर तीनों रोलर है, ये फिक्स नहीं है, तीनों रोलर है, वो मूव होते रहेगा इधर उधर, बराबर है। ऐसा अनस्टेबल अगर स्ट्रक्चर है ना, तो वहां पर कोई स्टिफनेस मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो ये नल मैट्रिक्स या तो नो मैट्रिक्स। नोट, ये जो मैंने बताया है यही एक प्रॉपर्टी भी है स्टिफनेस मैट्रिक्स की। डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये एक, ये दूसरा है ना, ये ऐसे डायगोनल, तो ये डायगोनल एलिमेंट जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। और डायगोनल के साइड वाले जो है आजू बाजू वाले ये पॉजिटिव भी रह सकते हैं, निगेटिव भी रह सकते हैं, लेकिन डायगोनल वाले वो सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। वो क्यों रहेंगे? क्योंकि क्या है, ये है 1 1 1 1, ये है 2 2। जहां पे फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। मैंने मोमेंट ऐसी लगाई तो रोटेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव रहना है। अगर ये ऐसे फोर्स वर्टिकल लगाए तो डिस्प्लेसमेंट उसका इस बीम का वर्टिकल रहेगा, है ना, उसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। तो ये एलिमेंट जो है ये वाले, ये क्या है 1 1 2 2, यानी जहां पर फोर्स लगा रहे हैं वो भी रिएक्शन हो सकती है या मूवमेंट लगाएंगे, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी देखना है, तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव रहना है। इसलिए ये एलिमेंट्स है ना कभी निगेटिव नहीं आएंगे। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर स्टेबल है और इक्विलिब्रियम है यही केस, तो वहां पर स्टिफनेस मैट्रिक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी नल 0 मैट्रिक्स नहीं बनेगा। मैट्रिक्स जो बनता है वो 0 नहीं रहेगा, ये इसका मीनिंग है। उम्मीद है कि आपको ये कैसे स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरेट करना है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब इसके बाद मैं न्यूमेरिकल से और इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कराऊंगा। टोटल 4 न्यूमेरिकल अगर करते हैं आप कोई भी एग्जाम के लिए कन्वेंशनल टाइप, तो दैट इज सफिशिएंट। और स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे जनरेट करना है ये यहाँ पे और न्यूमेरिकल्स में हो जाएगा। 2 न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप कोई भी प्रॉब्लम फिर बाद में छुड़ा सकेंगे अगर 4 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो। ओके, और वैसे ही बहुत चुन के सारे एग्जाम्स का सारे बुक्स ये रेफ़र करने के बाद मैंने वो प्रॉब्लम्स चूज़ किए हैं कि वो इतने प्रॉब्लम अगर आप कर लेते हैं तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, सिमिलरली फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ये ऐसा किया है मैंने, ये ऐसा हर जगह किया है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मैटर रहने दो, चाहे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर रहने दो, वहाँ पर मैंने सिलेक्टेड लेकिन सारी वेराइटी कवर हो जाए ऐसे ही न्यूमेरिकल सिलेक्ट किए हैं। ओके।